अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एल्गोरिथम। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स को पढ़ लिया था, तो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखे थे जो कि हमारे पास 5 थे। इसके बाद हमने देखा था जी फ्लो चार्ट्स और तीसरे नंबर पे हमारे पास एल्गोरिथम। और एल्गोरिदम को हमारे पास चौथे नंबर पे इसी तरीके से आता है जी हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम। अब हमारे पास एल्गोरिदम क्या है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है और उसका जो सोल्यूशन है, उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। हमारे पास फ्लो चार्ट्स क्या था, वो भी हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, लेकिन वो हमारे पास तस्वीरी शक्ल में था, ग्राफ की सूरत में था। एल्गोरिदम में ये है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका जो भी सोल्यूशन है उसे स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। यानी ये आपके पास सारे का सारा आपके पास रिटन वर्क है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे शुरू में कहा गया है जी स्टडिंग एल्गोरिदम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कि आपके पास एल्गोरिदम को स्टडी करना, पढ़ना कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल पार्ट है, एक बुनियादी जुज है। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम्स इन डिटेल। इस सेक्शन में हम एल्गोरिदम्स के जो कंसेप्ट है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी डेफिनेशन। एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास स्टेप्स का सेट है, या फिर आपके पास जो सेट स्टेप्स का जो है प्रोसीजर है उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है कि मैंने पानी पीना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, पानी का गिलास लेंगे, पानी के कूलर के पास जाएंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और पी लेंगे। अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, एल्गोरिदम होगा। तो एल्गोरिदम इतना आसान है। इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, इसे नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, तो इसलिए इसे जो इंसानों के थ्रू या समझना जो है वो आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जी, चाय बनानी है, तो हम इससे जो है वो दर्ज झैल तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे पास दर्ज झैल जो है वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे, टेक अ कैटल, चाय की ये कैतली लेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जी हमारे पास स्टेप आ गया, पोर वाटर इन इट, इसके अंदर जो है वो पानी डालें। पुट द कैटल ऑन द फायर, और जो आपके पास कैटल है उसे आग पे रखें। ऐड शुगर एंड मिल्क, और इसके अंदर शुगर और मिल्क ऐड करें। वेट टिल इट बॉयल्स, और इंतजार करें जब तक ये आपके पास बॉयल हो जाए। रिमूव द कैटल फ्रॉम द फायर, इसके बाद जो आपके पास कैटल है उसे फायर से रिमूव करें, और आपके पास जो है फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, आपके पास जो एल्गोरिदम है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये जितना भी आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। द above set of steps can be called an algorithm for tea preparation। जो आपके पास above steps का जो सेट है इसे हम बोलेंगे जी एल्गोरिदम फॉर टी प्रेपरेशन, टी प्रेपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन ये आता है जी कि डिफाइन एल्गोरिदम विद द एग्जांपल, तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। एन एल्गोरिदम से लेके अंडरस्टैंडेबल ह्यूमंस, के इसे इंसान के थ्रू जो है वो समझना आसान होता है, और इसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ तक एग्जाम्पल्स करेंगे एंड तक। इसके बाद ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसमें से हम लोगों ने करना कुछ नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर, हम कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वो कंप्यूटर की मदद से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस, इस मकसद के लिए, वी फर्स्ट फार्मूलेट एन एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम, तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं जी, एल्गोरिदम फार्मूलेट करते हैं, बनाते हैं, तश्कील देते हैं। एंड देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिदम इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, और इसके बाद जो हमारे पास एल्गोरिदम है उसे इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो हम ट्रांसलेट करते हैं। यानी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हदायत का एक सेट बनाते हैं कंप्यूटर के लिए। यानी इस कंप्यूटर के अंदर जिसे हम प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, हम लोगों ने ऐप बनाना सीखना है, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करना सीखनी है। तो इसी वजह से जो एल्गोरिदम को इंस्ट्रक्शन के अंदर चेंज करने का कहा जा रहा है। तो यहाँ से मुराद ये है कि आपके पास आपने सॉफ्टवेयर बनाना है। यूजली एन एल्गोरिदम टेक्स एज एन इनपुट एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग procedures some output as produce some output as shown in figure, कि आपके पास आमतौर पे क्या होता है ये एल्गोरिदम इनपुट जो है वो आपके पास लेता है, और इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आपको जो है वो आउटपुट देता है। तो ये वाला
आप लोगों ने पैराग्राफ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव आती है डू यू नो, जो कि आपके पास डब्बे के अंदर मेंशन है कि द वर्ड एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अरेबिक राइटर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। कि आपके पास जो वर्ड एल्गोरिदम है वो आपके पास जो अरेबिक राइटर है, आपके जो अरेबिक साइंस राइटर है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से आया है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी एल्गोरिदम का रोल क्या है, या फिर आप कह सकते हैं जी एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर एल्गोरिदम के एडवांटेज क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो एल्गोरिदम को हमारे पास चूंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और हम लोगों ने इसे अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, तो इससे क्या होता है जी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान होता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो हमारे पास फ्लो चार्ट ही है। लेकिन जब हम अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो हम एल्गोरिदम वाला भी काम करते हैं। तो एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई प्रोवाइड करता है। किस लिए, किसको, प्रॉब्लम सॉल्वर को, जो प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व कर रहा है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। कि ये हमारे पास हल की एक मुकम्मल वजाहत है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है और उसका जो भी सोल्यूशन है, आप उसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या बनती है, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बनती है। यूजुअली आमतौर पर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि सबसे पहले आप ये आपके पास आ जाएगा जी तीसरा पॉइंट के सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो सबसे पहले आपके पास एल्गोरिदम लिखता है और इसके बाद उसे जो है वो कुछ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देता है। मतलब क्या जी कि उसे जो कंप्यूटर लैंग्वेज है या कंप्यूटर की ज़बान में जो है वो तब्दील कर देता है। चौथा पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा जी समटाइम्स द डिज़ाइनर ऑफ प्रोग्राम first makes a flow charts to solve a problem and then encodes the flow chart into an algorithm। कि आपके पास जो प्रोग्राम का डिज़ाइनर है, जो प्रोग्राम बना रहा है, वो सबसे पहले क्या बनाएगा, आपके पास फ्लो चार्ट्स बनाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद वो उस फ्लो चार्ट्स को एल्गोरिदम के अंदर चेंज करेगा और फाइनली आपके पास क्या बनेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि जी एल्गोरिदम से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन करें और इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखें। तो सब ये आप लोगों ने डायग्राम भी बनाने के, सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आएगी। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स पढ़े। इसके बाद आपके पास आएगा फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट्स के बाद आपके पास तीसरे नंबर पे एल्गोरिदम और फाइनली आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे पास एंड पे यही है कि आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है। कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने माहिर होना है, कंप्यूटर सीखना है और कंप्यूटर के अंदर हम किस तरीके से जो है वो एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, यही हमारे पास प्रॉब्लम है। और इसके लिए जो सोल्यूशन यही है कि आप सबसे पहले आपके पास आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, फिर फ्लो चार्ट, फाइनली एल्गोरिदम और फाइनली आपके पास जो प्रॉब्लम है कंप्यूटर प्रोग्राम वो आपके पास सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास एल्गोरिदम की फार्मूलेशन आ गई है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और आपके पास एमसीक्यूज भी आते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि फ्लो चार्ट्स के लिए हम मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ शेप्स यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हम एल्गोरिदम के लिए भी डिफरेंट शेप्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट नोटेशन यूज़ करते हैं, सॉरी जी, डिफरेंट आपके पास जो है वो सिंबल्स या इलामतें कह सकते हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नोटेशन है, नोटेशन का उर्दू में मतलब होता है जी इलामतें यानी सिंबल्स। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो नोटेशन है वो है आपके पास स्टार्ट, यानी ये आपके पास जो नोटेशन है ये सारे के सारे आपके पास कीवर्ड्स है ना। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि फ्लो चार्ट्स का आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी तरीके से हमारे पास एल्गोरिदम का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जहाँ से एल्गोरिदम ने स्टार्ट होना है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिदम। ये हमारे पास एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट। हर एल्गोरिदम के लिए एक लाजमी स्टार्टिंग पॉइंट या एंट्री पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास इनपुट। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास डाटा होगा, हमारे पास इनपुट होगी, तो आपके पास एल्गोरिदम काम करेगा। अब मिसाल के तौर पे आप जी कैलकुलेटर बना रहे हो और आपके माइंड के अंदर कोई कैलकुलेशंस ही नहीं, आपकी माइंड के अंदर कोई वैल्यूज नहीं, तो वो कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। यानी आप उसके ऊपर लिखोगे 2+3 तब जाके आपको जवाब मिलेगा 5। तो एल्गोरिदम के लिए इनपुट का होना ज़रूरी है, डाटा का होना ज़रूरी है। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। ये आपके एक सारिफ से या एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड स्टोर
स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम, और फिर इसे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है वो किसी नाम से स्टोर कर देता है जी। इसके बाद है सेट। अब जो हमारे पास सेट है, ये आपके पास जो भी डाटा है उसे नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं 5 और 6, तो मैं कह सकता हूँ जी जो 5 है वो a इज इक्वल टू 5 है और b जो है b इज इक्वल टू 6। तो मैंने 5 और 6 को जो है वो नाम दे दिया, यानी वेरिएबल्स की सूरत में a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। या जिस तरीके से हम 5 वैल्यूज़ को आपस में सम करते हैं, तो मैं उन्हें लिख देता हूँ कि मैं सम कर रहा हूँ। सम इज इक्वल टू जी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो सेट जो है इसे हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी की, ये कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, ये आपके पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसकी वैल्यूज को अपडेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास है जी इफ एल्स। इफ का मतलब उर्दू में होता है जी अगर, और एल्स का मतलब होता है वरना। यानी वरना हम तब यूज करते हैं कि जब आपके पास कंडीशंस जो है वो आपके पास जब हम अल्टरनेटिव की बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी अगर आप लोगों के जो है वो 50 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आप लोग पास कंसीडर होगे, वरना क्या होगे? फेल कंसीडर होगे। तो एल्स में मैंने लगा दिया जी कि आप वरना जो है वो फेल कंसीडर होगे, और इफ में मैंने कंडीशन क्या लगाई? अगर आपके 50 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो फिर आप जो है वो पास कंसीडर होगे। तो इट इज यूज टू चेक द कंडीशन, ये आपके पास कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या चीज? आपके पास इफ। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ ए लेस देन बी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जी कंडीशन ये है जी ए जो है वो बी से छोटा है। अ कंडीशन इज एवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स, आपके पास जो कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। इन द केस द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। अगर आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू है तो आपके पास जो स्टेटमेंट्स आपके पास इफ पार्ट से रिलेटेड हैं या इफ पार्ट से जुड़ी हुई हैं, जो या फिर जो इफ पार्ट के नीचे आती हैं आर एग्जीक्यूटेड, वो आपके पास चलेंगी। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है चलना। अदरवाइज द स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स पार्ट्स आर एग्जीक्यूटेड, या दूसरी सूरत में क्या होगा, या वरना क्या होगा, जो एल्स पार्ट्स की स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास एग्जीक्यूट होंगी या चलेंगी। यानी ये तब बात हो रही जब इफ पार्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स होंगी। इफ स्टेटमेंट की अगर स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो फिर एल्स पार्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी। मिसाल के तौर में मैं दोबारा से एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी अगर स्टूडेंट्स कल जो हैं वो आपके पास घर से काम करके लाते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। अगर वो काम करके नहीं आते तो उन्हें सज़ा मिलेगी। तो अगर वाले इसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है, अगर स्टूडेंट्स घर से काम करके आते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, तो कंडीशन ट्रू है। अगर मिसाल के तौर पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है जी, अगर वो घर से काम करके नहीं आते तो फिर उन्हें सज़ा मिलेगी। तो ये जो दूसरी मैंने स्टेटमेंट बोली है ये आपके एल्स में आएगी। इसके बाद हमारे पास है जी गो टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम लोगों ने एक एल्गोरिदम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे जी एल्गोरिदम के अंदर आपके पास 6 स्टेप्स हैं और मैंने तीसरे से जो है वो 5वें पे जंप करना है और चौथा जो स्टेप है उसे छोड़ना है, तो उस वक्त जो है हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोगों ने एग्जांपल्स देखनी है तो ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल, ये आपके पास कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू अ सर्टन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम के एक सर्टन स्टेप तक, ये खास स्टेप तक। इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स, इसका इस्तेमाल जो है वो लूप्स के अंदर किया जाता है। स्टूडेंट्स ये आपके पास जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है ये 10th क्लास में है, तो 9th क्लास की बुक के अंदर है नहीं, तो लिहाजा आप लोगों ने नहीं करना। इसके बाद आपके पास है जी आउटपुट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़, ये आपके पास वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्प्ले का मतलब होता है जी दिखाना। तो आपके पास आउटपुट क्या है कि आपके पास आउटपुट ये होती है कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप टीचर से क्वेश्चन करते हैं तो वो आपके पास क्या इनपुट है, और टीचर जो आगे से जवाब देता है वो क्या होती है? आउटपुट। इस तरीके से आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हो जी 2 + 3, वो आपके पास इनपुट है, और जैसे कैलकुलेटर के ऊपर रिजल्ट आएगा जी 5, वो आपके पास क्या है? आउटपुट। तो आउटपुट क्या करता है जी? वैल्यूज को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपके पास है जी स्टॉप। इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम का टर्मिनेशन पॉइंट है। यानी ये आपके पास एल्गोरिदम का क्या है? इख्तितामी पॉइंट, या फिर ये आपके पास एल्गोरिदम के इख्तिताम को ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एल्गोरिदम्स की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।